बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने जो हमें सेंटर में जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है कि ऐसी रिंग्स हमें दिखाई देती है इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से। तो उन रिंग्स का डायमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यही किया था कि हम किसी भी रिंग का डायमीटर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था डायमीटर निकालने के लिए। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमने क्यों सीखा डायमीटर निकालना। तो आज जो हम एप्लीकेशन करने वाले हैं उस एप्लीकेशन में हम जो डायमीटर हमने लिखा था लास्ट क्लास में उस डायमीटर को हम यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस हम आज करेंगे। तो आपकी बेसिकली दो आपकी मेन एप्लीकेशंस हैं न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की। पहली एप्लीकेशन क्या है आपकी कि किसी भी सोर्स की अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और उस सोर्स की हमें वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करनी है, अननोन वेवलेंथ का कोई सोर्स है और उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो वेवलेंथ हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर में आपको भी है ये एक्सपेरिमेंट कि न्यूटन रिंग की हेल्प से वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिखाइए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें किसी भी लिक्विड का कैलकुलेट करना है तो वो भी हम इसी सेम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो भी हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उस इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हुए हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की। ठीक है, सबसे पहले आपका हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली जो प्रोसीजर होता है और सेटअप हम कैसे करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट का, तो वो हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू हम डायमीटर की हेल्प से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस निकाली थी हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम में nth रिंग के लिए, तो ब्राइट के लिए और डार्क के लिए हमने ये फॉर्मूले आपके डिराइव किए थे कि r nth हम किस तरह से लिख सकते हैं अंडर द स्क्वायर रूट n प्लस हाफ लैम्डा r डिवाइडेड बाई म्यू ब्राइट रिंग के लिए, और डार्क रिंग के लिए इट विल बी अंडर रूट n लैम्डा r डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, नाउ इन केस अगर फिल्म हमारी किसकी हो, एयर फिल्म हो, तो एयर फिल्म के केस में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फिल्म का वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो फिर क्या बन जाएगी आपकी, डायमीटर हमें पता है क्या होता है, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो जो भी हमने ऊपर रेडियस का फॉर्मूला लिखा है इसको क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो 2 टाइम्स हम लिख देंगे, 2 टाइम्स अंडर द रूट n प्लस हाफ लैम्डा r और डिवाइडेड बाई म्यू था वो हो गया हमारा 1। तो ब्राइट रिंग के लिए और डार्क रिंग के लिए हम डायमीटर की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे हम, हमारा जो डायमीटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमने लिख लिया ब्राइट रिंग के लिए भी स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ nth रिंग और स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, हमने दोनों चीजें लिख ली हैं आपकी। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका nth का मतलब है जैसे n इज इक्वल टू मान लीजिए 5 है, तो 5 फिफ्थ जो रिंग दिखाई दे रही होगी डार्क या फिर ब्राइट, हम कोई भी रिंग चूज कर सकते हैं। वो हमारी चॉइस होती है कि हम डार्क का डायमीटर देखना चाह रहे हैं या ब्राइट का देखना चाह रहे हैं। तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि हमने nth जो हमारी डार्क रिंग है उसको हमने व्यू किया है, उसकी विद रिस्पेक्ट टू हमने कोई रीडिंग नोट की है, और इसके बाद में n प्लस mth उसके अंदर हम 5 से 10 या मतलब कि जैसे फिफ्थ हमने लिया था तो नेक्स्ट हम कोई 10th रिंग ले लेंगे या फिर 15th रिंग ले लेंगे। इस तरह से हम कोई n प्लस mth रिंग का डायमीटर भी कैलकुलेट कर लेंगे या फिर ऑब्जर्व कर लेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपका n प्लस mth का स्क्वायर लिख लोगे, यहाँ पे n को रिप्लेस कर दोगे n प्लस m के साथ, उसी तरह से यहाँ पे भी n को किससे रिप्लेस कर दोगे, n प्लस m के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो पहले जैसे फिफ्थ का हमने देखा था तो फिर हम 10th रिंग का हमने डायमीटर देखना होता है। तो 10th रिंग पे डायमीटर का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया,
उसके बाद जो हमारा हायर है n प्लस mth, इसमें से nth रिंग का डायमीटर को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इनका सब्सट्रैक्शन हम देखेंगे। तो जब हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं तो वो सब्सट्रैक्शन हमारी किसके बराबर आती है, आपकी ये जो भी आपका फॉर्मूला है इसमें n वाली टर्म आपकी दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, 4n लैम्डा r, और क्या रह जाएगा यहाँ पे 4m लैम्डा r रिमेनिंग रह जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो राइट हैंड साइड है इसमें 4 क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है कोई, m क्या है आपका ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से आपने शिफ्ट किया, जैसे 5 था और 10 था, मतलब हमने 5 रिंग्स को शिफ्ट करके नेक्स्ट का डायमीटर देखा था, तो m की वैल्यू भी हमें पता होगी एक्सपेरिमेंट करते हुए। r क्या है यहाँ पे आपका, r रेडियस थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कर्व्ड सरफेस था प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, उसकी रेडियस है, वो भी हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी होती है, तो वो भी हमें पता होगी एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे उस टाइम पे। और डायमीटर हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं वो इसके बाद देखेंगे कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो लैम्डा को एक तरफ रख के बाकी की सारी चीजें आपको नॉन होंगी जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में डायमीटर्स की वैल्यू पुट करके आप वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में आपको क्या चीजें दिखाई दे रही है जो अभी मैंने आपको बताई, डायमीटर है दो आपकी रिंग्स का, एक हायर ऑर्डर की और एक लोअर ऑर्डर की, और m क्या है वहां पे, वही ऑर्डर है जितना आपने शिफ्ट करवाया, और r रेडियस है। तो बाय नोइंग ऑल दीज वैल्यूज वी कैन इजीली कैलकुलेट वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की, वो हमने इस डायग्राम में आपकी शो की है। क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास, एक तो आपके पास सोर्स होना चाहिए जिस सोर्स की आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो S क्या है आपका, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, ठीक है। इससे जो भी आपकी वेव्स आ रही हैं इंसिडेंट रेडिएशन, उन इंसिडेंट रेडिएशंस को हम एक कन्वेक्स लेंस की हेल्प से पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाएंगे अपना जो हमारा फिल्म है उसके ऊपर, ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हमने कोई लेंस रख दिया और इस लेंस के फोकस पे हमने क्या रख दिया, अपना सोर्स रख दिया। तो लेंस के फोकल पॉइंट पे हमने सोर्स रखा है, इसका मतलब आगे जो भी रेडिएशंस जाएंगी वो कैसी जाएंगी, आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आगे मूव करेगी, ठीक। अब उसके बाद में इंटेंशनली हमने क्या किया है, एक ग्लास प्लेट ले ली है, प्लेन ग्लास प्लेट, और उसको हमने इंसिडेंट रेडिएशंस के रास्ते में कैसे प्लेस कर दिया, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। यहाँ दिखाई दे रही है हमें जी प्लेट, इस जी प्लेट को हमने कितने एंगल पे रखा है, 45 डिग्री एंगल के ऊपर हमने इसको रखा है, ठीक है। इंटेंशनली रखा है ताकि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करे वो नॉर्मली फिर किसके ऊपर फॉल करें, आपकी फिल्म के ऊपर फॉल करें। ये आपका फिल्म है जो हमने पढ़ा था कैसे बनाते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस को हम किसके ऊपर रख देते हैं, किसी भी प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर हम रख देते हैं, और उस प्लेन ग्लास प्लेट के बाद ये जो बीच में जो भी स्पेस जनरेट हो जाता है उसी को ही हम क्या कह रहे थे आपकी, कि ये हमारी कोई एयर फिल्म यहाँ पे बन गई। एयर में रखेंगे तो एयर फिल्म बनेगी। अगर मान लीजिए आप किसी कोई लिक्विड है, जैसे कोई ऑयल है, वो ऑयल यहाँ पे बीच में आपने फिल कर दिया तो वो ऑयल की फिल्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हम एयर एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एयर फिल्म ही रखते हैं, तो एयर की फिल्म यहाँ पे जनरेट हो गई। और 45 डिग्री की ये जो ग्लास प्लेट है इसको हमने इसलिए रखा है कि 45 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हो और 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जाए। तो जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी कहाँ पे फॉल कर रही है, ये जो हमने निशान बनाए हैं यहाँ पे एरो के, इंसिडेंट कर रही है आपकी लाइट किसके ऊपर, ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में जो फिल्म है उसके ऊपर। हमने पहले जब फॉर्मूला ड्राइव किया था वहां पे हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि इंटेंशनली जो हमारी लाइट है वो कैसे फॉल हो, नॉर्मली फॉल करे फिल्म के ऊपर, ठीक है, ताकि हम जो हमारा एंगल आर था उसको क्या कर सके, जीरो कर सके, उसकी कोस ऑफ आर की वैल्यू को हम 1 के बराबर पुट कर सके, इस वजह से हम इसको नॉर्मली फॉल करवाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, आपको जो भी आपकी वेव्स यहाँ पे इंसिडेंट कर रही हैं, रेज इंसिडेंट कर रही हैं, वो इस कन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस से आएंगी हमारे पास रिफ्लेक्ट होके, और कहाँ से आती है दूसरी,
जो ग्लास प्लेट होती है उसके अपर सरफेस से। तो जो ग्लास प्लेट है उससे एक रेडिएशन आएगी और दूसरी आपका कन्वेक्स लेंस का लोअर सरफेस है वहां से आएगी। तो जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से हमें वापस मिलती है वो रेडिएशंस हम किसकी हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं, एक माइक्रोस्कोप हमने वहां पे लगाया हुआ होता है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जस्ट अबाउट दी ग्लास प्लेट। जो आपकी ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स का सेटअप होता है ना उसके जस्ट ऊपर हमने लगाया हुआ होता है एक माइक्रोस्कोप। तो उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट मूव करती हैं आपस में इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेयर करके वो जो पैटर्न बनाती हैं वो हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं आपकी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आपकी, वो कैसे फॉल करेगी जब हम एक ग्लास प्लेट को 45 डिग्री के एंगल पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद द ग्लास प्लेट रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ लाइट नॉर्मली ऑन द एयर फिल्म विच इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ कन्वेक्स लेंस एंड ऑन ए ग्लास प्लेट। ये नॉर्मली आपके इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी। उसके बाद में जो रिफ्लेक्टेड बीम होंगी एयर फिल्म से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी उनको हम किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप एम की हेल्प से हम उनको व्यू करेंगे। इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, जो भी इंटरफेरेंस होगा उससे जो बनेंगी आपकी क्या बनेंगी, डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रोड्यूस होंगी और उनको हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से व्यू करेंगे। कहाँ से आती हैं ये चीज हमने बता दी, लोअर सरफेस ऑफ लेंस या फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिख सकते हो आप। तो लोअर सरफेस, ये जो नीचे वाला सरफेस है, इस सरफेस से जो आती है हमारी पहली रेडिएशन और दूसरी आती है ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से, वो आपस में इंटरफेयर करके कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वहां पे हमें ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब उसके बाद में आप चीजें देखते कैसे हो, ये जो हमने डायग्राम यहाँ दिखाया है इस तरीके की रिंग्स हमें दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू में। जो भी चीज हमें दिख रही होती है माइक्रोस्कोप में से नीचे उसी को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। और इस तरीके का एक क्रॉस वायर वहां पे आपको दिखाई देता है जब आप माइक्रोस्कोप के आई पीस में से देखते हो ऑब्जेक्टिव पीस की तरफ जब हम देखते हैं। तो जो भी आपका पैटर्न होता है ना या फिर जो भी आपको दिख रहा होता है वहां पे आपको इस तरीके की क्रॉस वायर वहां दिखाई देती है। ठीक है, और जो चीज दिख रही है उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, अब इसके बाद में डायमीटर हम कैलकुलेट करेंगे। माइक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको सर्कुलर रिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और ये क्रॉस वायर भी आपको दिखाई दे रही है। आप जो भी जैसे यहाँ पे फिलहाल ये एक रिंग के ऊपर मैंने सेट कर रखा है, तो ये कोई भी डार्क रिंग है आपकी, इस डार्क रिंग के ऊपर आपकी क्रॉस वायर आपने सेट कर रखी है। इसको मैं दूसरी तरफ ऐसे लेके जाऊं इसी रिंग पे, जो भी आपकी कौन सी रिंग है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है ये, तो फोर्थ है यहाँ पे, और इसी को ही मैं डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊं फोर्थ रिंग पे ही और वहां पे भी इसकी रीडिंग नोट कर लूं, तो इन दोनों रीडिंग्स को सब्सट्रैक्ट करके आप आसानी से बता सकते हो कि डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं आपकी। सबसे पहले क्या करेंगे, the cross wire of the microscope is fixed at a particular ring। जो भी पर्टिकुलर रिंग है एक पर्टिकुलर रिंग पे हमने इसको सेट कर दिया। उसके बाद जो आपका माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर स्केल बना हुआ होता है, उस स्केल की मदद से आप उसकी रीडिंग नोट कर लोगे। ठीक है, रीडिंग नोट कर लोगे, x1 आप उसको लिख दोगे कि भाई x1 की वैल्यू ये है। उसके बाद में द माइक्रोस्कोप इज मूव्ड टू डायमेट्रिकली अपोजिट साइड, इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में हम जाएंगे और सेम रिंग फोर्थ थी तो फोर्थ रिंग के ऊपर हम क्रॉस वायर को सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये जैसे आपका क्या है सेंट्रल रिंग आपको दिख रही है, तो सेंट्रल रिंग पे ये जो डॉटेड लाइन है एक बार इस डॉटेड लाइन पे मैं रखूं और रीडिंग मेजर कर लूं, x1 कह दूं उसे, और दूसरी रीडिंग यहाँ पे लेकर आऊं और यहाँ पे मेजर कर लूं, उसे x2 कह देंगे। अब x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, वो जिस भी डायरेक्शन में आपकी प्लस वैल्यू आती है उसको आप लिख लोगे। तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे वो जो भी आएगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा मेरी nth रिंग का। ठीक है, जीरोथ ऑर्डर के जस्ट पास हम जो ले रहे हैं, जैसे ये फोर्थ थी इसको हम पहला कह देंगे, dn कह देंगे, और इसके बाद में फिर आगे वाली मूव करवाएंगे नेक्स्ट
काउंट करके 4 और 5। नॉर्मली 5 आपकी ली जाती है कि 5 आपको ऑर्डर रखना होता है, तो 5 से 10 के बीच में। तो पहली अगर 4th है तो अगली आपकी कितनी होनी चाहिए, 9th होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, 11th होनी चाहिए। इस तरह से आप किसी भी हायर ऑर्डर की रिंग का भी क्या कैलकुलेट कर लोगे, डायमीटर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ nth and n plus mth rings are determined where m is of order 5 और 10। तो या तो 5 हो या 10 हो या इनके बीच की भी कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। 5 और 10 सिमेट्रिकली बनाने के लिए आपकी चीजों को 5 या 10 उसने कहा है कि इधर 5 और 10 आप चूज कर सकते हो। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हमने डायमीटर तो निकाल लिया nth का भी और n प्लस mth का भी। फॉर्मूले में दूसरी चीज अननोन क्या थी, m था। m आपको खुद से पता होगा कि आपने 5 मूव करवाई है या फिर 10 मूव करवाई है या फिर उसके बीच में कोई वैल्यू मूव करवाई है, तो m की वैल्यू वहां से आप कैलकुलेट कर लोगे या सीधे सीधे लिख लोगे। उसके बाद बचता क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना स्फेरिकल सरफेस का। तो लोअर सरफेस है लेंस का, वो क्या था आपका, कन्वेक्स टाइप का था, तो उसकी हमें क्या निकालनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी होगी। ये हमें कैलकुलेट करनी होती है एक्सपेरिमेंटली। तो एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर कर्व्ड सरफेसेस का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आपकी रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब जो भी वैल्यूज आपने नोट की हैं उनको, जो हमने फॉर्मूला लिखा था वेवलेंथ के लिए, उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वेवलेंथ की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट होके आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूजिंग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट कुछ चीजें हमें एब्सर्ड चीजें हमें ऑब्जर्व होती हैं। जैसे हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम में देख रहे हैं पैटर्न, जो भी बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमें आइडियली क्या दिखना चाहिए, सेंट्रल रिंग डार्क दिखाई देनी चाहिए और उसके बाद अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स हमें दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, हमें सेंट्रल रिंग डार्क दिखने की बजाय कैसे दिखाई देती है, ब्राइट दिखाई देती है। ठीक है, दिखनी चाहिए थी डार्क, लेकिन डार्क की बजाय मुझे कैसे दिखती है, ब्राइट दिखाई देती है। अब वो ब्राइट मुझे क्यों दिखाई देती है, इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन क्या हो सकती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम डस्ट पार्टिकल्स बिटवीन लेंस एंड द प्लेट। ठीक है, ऐसा हो कि जो हमने ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया था वो अच्छे से क्लीन हमने नहीं किया था और उसको हमने ऐसे ही रख दिया, उसके ऊपर धूल थी। डस्ट पार्टिकल का मतलब है कि बारीक कोई भी छोटा सा धूल का कण अगर उसके ऊपर है तो उस धूल के कण की वजह से वो टच नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से ग्लास प्लेट को टच नहीं करेगा। थिकनेस की वैल्यू, फिल्म की थिकनेस 0 नहीं हो पाएगी। तो अगर फिल्म की थिकनेस 0 नहीं है तो मुझे डार्क सेंट्रल रिंग दिखाई देने की बजाय ब्राइट सेंट्रल रिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो अब या तो डस्ट पार्टिकल हो बीच में, या दूसरी रीजन क्या हो सकती है, ड्यू टू सम इम्परफेक्टनेस ऑफ सरफेसेस। प्लेन सरफेस पूरी तरह से प्लेन ना हो। ठीक है, जो प्लेन ग्लास प्लेट मैंने ली है वो मान लो थोड़ी सी रफ है, या जो कन्वेक्स साइड है वो रफ है, तो रफ है उस केस में भी थिकनेस सेंटर पे 0 नहीं होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो इन दोनों वजह से आपकी सेंट्रल रिंग आपको कई बार ब्राइट दिखाई देती है डार्क की बजाय। ठीक है, अब उसका क्या इलाज है, इम्परफेक्टनेस तो नॉर्मली नहीं होती। मान लीजिए आपसे टूट गया है, गिर के उसके अंदर कोई क्रैक आ गया है, उस वक्त उसके अंदर इम्परफेक्टनेस आ जाएगी, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। या फिर डस्ट पार्टिकल है तो उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, अगर हम क्लीन कर देंगे और फिर से व्यू करेंगे तो हमें फिर सही दिखाई देगा। ठीक है, इन्हीं दोनों वजह से क्या होगा, आपका थिकनेस जो होगी एयर फिल्म की मे नॉट बी एग्जैक्टली 0 एट सम एट दैट सेंट्रल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इफ thickness between lens and glass plate at the central point is equal to lambda by 2, 3 lambda by 2 etc. मतलब 0 ना हो, 0 की बजाय lambda by 2 या फिर odd integral multiple of lambda by 2 अगर है तो उस केस में मुझे हमेशा ही डार्क की बजाय कैसी दिखाई देगी, सेंट्रल रिंग ब्राइट दिखाई देगी।
ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा हो गया किसके लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं। तो ये जो बीच के बाद में जो ये चीजें हमने पढ़ी, ये आपकी कंसेप्चुअल पार्ट है आपका, और इससे पहले जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो आपने उसी तरह से लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है जो आपने यहाँ पे रीड किया। ठीक, दूसरी मैंने एप्लीकेशन आपको बताई थी कि हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं किसी लिक्विड का बाई न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। सेटअप बिल्कुल सेम यही होगा जो हमने अभी अभी किया ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा। उसी सेटअप से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि हमें वेवलेंथ पता हो सोर्स की, ठीक, जैसे कि आपको बताया हुआ हो कि भाई आपने जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है वो सोडियम का सोर्स है, तो सोडियम का सोर्स है तो जो आइडियल वैल्यू होती है सोडियम की वेवलेंथ की, वो आपको वहां पे यूज करनी हो। ठीक, अगर कोई अननोन वेवलेंथ का सोर्स है, उस केस में फिर हम एक दूसरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं इसके अलावा। तो जब हमें वेवलेंथ पता हो उस वक्त हम क्या करते हैं, जो एयर की फिल्म थी, यहाँ पे देखिए इसको क्या दिखाया हमने, लिक्विड की फॉर्म में दिखा दिया, तो जो एयर की फिल्म थी उस एयर की फिल्म को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जिस भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो फिल्म बनेगी वो एयर की बजाय किसकी बन जाएगी, लिक्विड की फिल्म बन जाएगी। ठीक, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे नॉर्मल लाइट आपकी फॉल कर रही थी इस फिल्म के ऊपर, वैसे ही फॉल करवाएंगे और फिर से ही nth और n प्लस mth डार्क या फिर ब्राइट रिंग के डायमीटर्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद जैसे अपने डिफरेंस निकाला था, उस डिफरेंस में अब आपके पास जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में अभी आपने क्या लिखा था, 4m लैम्डा r के बराबर लिखा था। म्यू हमने वहां से हटा दिया था क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी थी एयर फिल्म के लिए। अब यहाँ पे ये म्यू आपका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आपने लिक्विड की फिल्म ली है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज म्यू इज इक्वल टू 4m लैम्डा r डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन डायमीटर्स, डायमीटर के स्क्वायर के का डिफरेंस फॉर लिक्विड। ठीक है, अब लैम्डा हमें नॉन है क्योंकि हमने यही कंडीशन ली है कि लैम्डा मुझे पता हो पहले से, और आर की वैल्यू जैसे हमने निकाली स्फेरोमीटर की हेल्प से, बिल्कुल उसी तरह से स्फेरोमीटर की हेल्प से निकालनी पड़ेगी। एम हमें पता होगा, ऑर्डर क्या है, डायमीटर्स हम देखेंगे, डायमीटर्स क्या है nth और n प्लस mth के, उनका स्क्वायर का डिफरेंस लिख लेंगे और म्यू की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो आपने पीछे किया, बिल्कुल उसी की तरह से है बिल्कुल प्रोसीजर। सिर्फ क्या करना था, फिल्म को हमने लिक्विड से रिप्लेस कर दिया, एयर की बजाय वहां पे लिक्विड फिल कर दिया, ब्रश की हेल्प से वहां पे लगा देंगे बीच में, तो अपने आप ही किसकी फिल्म बन जाएगी, लिक्विड की फिल्म बन जाएगी। दूसरा क्या होगा, अगर मुझे वेवलेंथ ना पता हो, ठीक है, सोर्स की वेवलेंथ मुझे नॉन ना हो, अननोन हो, उस समय हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उस समय हम क्या करते हैं, फिल्म तो हमने क्या लेनी है, एक बार हम लिक्विड की फिल्म के साथ कोई भी डायमीटर देखेंगे किसी भी रिंग का, और एक बार किसकी हेल्प से, एयर फिल्म की हेल्प से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल वही है हमारा। एक बार एयर की फिल्म के साथ हम मान लीजिए 5th ऑर्डर का डार्क फ्रिंज या फिर ब्राइट फ्रिंज, इसमें मैं किसको प्रेफर करती हूँ, डार्क रिंग को देखना हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना उसमें n+1/2 नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी कि मान लीजिए 5th मैंने डार्क फ्रिंज ले ली, उसकी मैं डायमीटर लिख लूंगी एक बार किसकी मदद से, एयर फिल्म में, और एक बार लिक्विड की फिल्म में। तो ये दो फॉर्मूले आप लिख लोगे, इन दोनों फॉर्मूलों में पुट कर दोगे वैल्यूज को, डायमीटर ऑफ nth रिंग विद एयर फिल्म 4m लैम्डा r, म्यू इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और जिस अननोन लिक्विड, अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसके बाद मैं एयर को किससे रिप्लेस कर दूंगी, उस लिक्विड से रिप्लेस कर दूंगी, और फिर से 5th जो रिंग थी डार्क रिंग, उसका डायमीटर लिखूंगी। ठीक है, तो वो दोनों डायमीटर्स लिख के, अब जब आप उनका रेशो निकाल दोगे तो रेशो में बाकी की सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे क्या रह जाएगा, मेरे पास सिर्फ म्यू रह जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटली, डायमीटर देखेंगे,
एयर के साथ, डायमीटर देखेंगे लिक्विड के साथ, और उन दोनों का रेशो निकाल देंगे। रेशो किसके बराबर आएगा? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो आज की क्लास में हम यही टॉपिक्स करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।